च 17 एपिसोड 17। ये सब देख करण नितिन से बोलता है, यार यहाँ की हालत देखकर तो लग रहा है यहाँ बहुत कुछ हुआ है। वही नितिन गुस्से में बोलता है, बस एक बार आरू को होश आ जाए और वो बताए ये सब किसने किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मैं अपने हाथों से सजा दूंगा, मेरी बहन के साथ ये करने की। वही करण उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, हमें अब घर चलना चाहिए। वही वो लोग भी वापस से घर आ जाते हैं। अब आगे वही एक लड़की हॉल के बीच में खड़ी थी और सब उस पर इल्जाम लगा रहे थे। वही वो लड़की बस रो रही थी और सबके इल्जाम को सुन रही थी। कोई उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो अपने पापा और माँ की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही थी कि वो लोग तो अपनी बेटी के लिए खड़े होंगे, लेकिन उसकी उम्मीद तब टूटी जब उसके पापा बिना सच जाने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। वही वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि अनामिका अपने आप को संभाल नहीं पाती है और जमीन पर गिर जाती है। वही अनामिका का एक हाथ अपने आप अपने उस गाल पर चला जाता है। वही उसके होठ साइड से कट गए थे और वहां से खून निकल रहा था। वो हैरानी से अपने पापा को देख रही, जी ये कोई और नहीं सुरेश जी थे। वो आगे आते हैं और अनामिका पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से और अपनी शकल भी हमें कभी मत दिखाना, नफरत है हमें तुमसे, बहुत नफरत। वही अनामिका को समझ नहीं आता है उसके पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो हिम्मत करके बोलती है, पापा हमने दादाजी को जहर नहीं दिया है। वो इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुरेश जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम में इतनी हिम्मत है कि अब तुम हमारे सामने झूठ बोलोगी, ठीक है आज से और अभी तुम्हारा सहगल परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, हम तुम्हें अपने परिवार से बेदखल करते हैं। वही अनामिका हैरानी अपनी नम आंखों से अपने पापा को देख रही थी। वो सबको देखती है, उसके दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, उसके भाई बहन सब शांति से खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी सबसे बाद में उसका ध्यान उसकी माँ और मायरा पर जाता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये देख अनामिका को समझ नहीं आता है कि उसकी ही माँ उससे ही नफरत क्यों करती है। क्या वो ही उसकी बेटी नहीं है? क्या कोई माँ अपनी ही बेटी से इतनी नफरत कर सकती है? वही ये सब अनामिका के लिए बहुत था। वो बस 12 साल की ही तो थी। वही अनामिका जब सबके चेहरे पर नफरत देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी होती है। एक नज़र उन्हें देख बिना कुछ बोले चुपचाप से वहां से धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वहां से बाहर की ओर जाने लगती है। उसे ऐसे ही जाते देख रानी जी चिल्लाकर बोलती है, गार्ड हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, इस लड़की को पकड़ लो और पुलिस को कॉल करो, ऐसे क्रिमिनल की जगह सिर्फ जेल में है, हमें इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और अनामिका को पकड़ लेते हैं। वही अनामिका के पास अब कुछ नहीं था कहने के लिए, वो बस एक पुतले की तरह खड़ी थी, जैसे उसके अंदर जैसे जान ही नहीं है। वही अभी कोई पुलिस को कॉल करता उससे पहले ही सबके कानों में किसी की रोबदार आवाज़ सबके कान पर पड़ती है। ये किसी और की नहीं दादाजी की ही थी, जो अपने कुछ गार्ड की मदद से खड़े थे। वही दादाजी को यहाँ देख रानी जी का खून खोल जाता है, उन्हें उनका प्लान बर्बाद होता हुआ नजर आता है, इसलिए वो बात संभालते हुए बोलती है, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो आराम करना चाहिए था। वही दादाजी उसे गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपने कमरे में ही रहूं और तुम मेरी पोती को जेल भिजवा दो, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वही रानी जी अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलती है, पापा आप ये गलत कर रहे हैं, इस लड़की ने गलती की है तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। वही दादाजी अपना हाथ दिखाकर उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। वही इसके आगे उनके कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वही दादाजी बोलते हैं, हमें हमारी पोती पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है और कोई अब उसे कुछ नहीं कहेगा, हमारी गुड़िया को जो करना है वो करेगी और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को पकड़ने की, छोड़ो उसे। वही उनकी बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड तुरंत अनामिका से अलग हो जाते हैं। वहां किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दादाजी के खिलाफ जा सके। वही दादाजी अभी अनामिका से कुछ बोलते उससे पहले ही अनामिका बिना किसी की तरफ देखे सहगल फैमिली के घर से बाहर निकल जाती है। वही दादाजी उसे आवाज देते रह गए, लेकिन अनामिका तो जैसे ऐसी हो गई थी कि जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं थे। वही अनामिका बाहर आते ही बेसुध सी चली जा रही थी, बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और अब उसे घुटन सी हो रही थी। वो वही रोड के साइड में बैठ गई थी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे घुटन सी हो रही थी। उसे अब सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा था और वो वही बेहोश हो जाती है। वही अनामिका जो बेड और लेटी हुई थी वो पूरे पसीने से लथपथ थी। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। उसने अपनी इतनी लंबी नींद में अपनी जिंदगी का हर एक पल देखा था जिसमें उसका तिरस्कार हुआ था। उसे लग रहा था उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है, फिर उसका ध्यान अपने आसपास जाता है, लेकिन खुद को एक अलग जगह पर देखकर उसे समझ नहीं आया कि वो है कहाँ। उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखता है।
वो पूरे रूम को देखती है जिसका इंटीरियर बहुत अलग था। उसे वो इंटीरियर खुद की पसंद का लग रहा था। वहाँ रखी एक एक चीज़ उसकी पसंद की थी, यहाँ तक कि वहाँ की वॉल पर भी वाइट कलर पेंट था जो उसका फेवरेट था। थोड़ी देर अपने आसपास ऑब्जर्व करने के बाद वो हिम्मत करके अपनी जगह से उठती है, लेकिन उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और उसके पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो दीवार पकड़कर धीरे धीरे कमरे से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो पूरे घर को देख हैरान रह जाती है, क्योंकि घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसे अपने पैरों में बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ममता जी, नरेश जी, कांति दादी और नितिन हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनके दिमाग में तो अनामिका ही चल रही थी। उनके सामने बार बार अनामिका का खून से लथपथ चेहरा आ रहा था। वो लोग अभी बैठे ही थे कि तभी ईवा और श्लोक सीढ़ियों से नीचे आते हैं। वही नीचे आते ही दोनों को कुछ नए चेहरे दिखते हैं। श्लोक तो उन सब को जानते था, लेकिन ईवा उन्हें नहीं जानती थी। लेकिन ईवा को वो लोग कुछ खास नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े बहुत नॉर्मल थे। उसे तो लग रहा था कि ये यहाँ के सर्वेंट है जो टाइम पास कर रहे हैं और बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। वही श्लोक अभी कुछ बोलता उससे पहले ही ईवा उन्हें देखकर एटीट्यूड में बोलती है, और ये तुम्हारा कोई घर नहीं है, यहाँ तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, तो बैठे क्या हो जाओ, काम करो। ईवा उन्हें ऐसे दिखा रही थी जैसे वो इस घर की मालकिन है। वही श्लोक तो अपनी बहन को देखकर हैरान था। वो आदित्य की फैमिली से ऐसे कैसे बात कर सकती है। वही वो जब देखता है कि ईवा वापस कुछ बोलने वाली है तो उससे पहले ही श्लोक बोल पड़ता है, अंकल आंटी आप यहाँ आदि लेकर आया है, आपको यहाँ सही में बहुत अच्छा किया है। मैंने बहुत टाइम से आपको नहीं देखा है, मैंने आपको बहुत मिस किया। वही ईवा तो अपने भाई को देख हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसका भाई इन सबको कैसे जानता है। अभी वो कुछ सवाल करती उससे पहले ही श्लोक उसे उनसे मिलाते हुए बोलता है, ईवा ये आदित्य की फैमिली है, ये उसकी मम्मी पापा और ये उसकी दादी और ये उसका भाई नितिन। ये बोल श्लोक ईवा को उन सब से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, और ये मेरी बहन ईवा है। वही ईवा को अब अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आदित्य के करीब जाने का रास्ता खुद अपने आप से दूर दिया है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहती थी। इसलिए वो अच्छी बच्ची की कोशिश करती है और अपने पहले बिहेवियर की वजह से सॉरी बोलती है। वही बाकी सबको ईवा ज़्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बस हाँ या ना में ही जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो लोग पहले से ही टेंशन में थे। वही उनका ऐसा बिहेवियर डेल्हा ईवा को लगता है कि वो उन्हें पसंद नहीं आई है। वही श्लोक को भी यही लगा था। वही वो लोग अभी और कुछ बोलते उससे पहले ही उनके कानों में किसी के बात करने की आवाज़ पड़ी। वो लोग आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं तो वहां से आदित्य दक्ष को अपनी गोद में लेकर नीचे आ रहा था। वही दक्ष कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। ये वो पहले वाला दक्ष लग ही नहीं रहा था। वो बहुत शांत रहता था, लेकिन अपने पापा का साथ पाकर अब उसका बचपना निकल रहा था। वही वो लोग नीचे आते हैं और सबके पास आकर बैठ जाता है। वही दक्ष जब सबको देखता है तो खुश होते हुए बोलता है, दादी आपको पता है मेरे कमरे में पापा ने सब मेरे हिसाब से बनवाया है, मुझे मेरा कमरा बहुत पसंद आया। ये बोल वो आदित्य के गाल पर किस करता है। वही ईवा और श्लोक तो हैरान हो गए थे दक्ष की बात सुनकर। पापा क्या कहा दक्ष ने उससे पापा, लेकिन आदित्य की शादी कब हुई और बच्चा, इस बारे में तो श्लोक को भी नहीं पता था। वो भी हैरान था। वही ईवा को तो अपना दिल टूटता हुआ महसूस होता है, लेकिन वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वही दूसरी तरफ स्वाति जी को किसी से मतलब नहीं था, इसलिए वो नितिन से बोलती है, नितिन तुम जाकर आरू को देख आओ, वो ठीक तो है ना और उसे होश आया या नहीं। वही नितिन अपनी जगह से खड़ा होता है। वो जा ही रहा था कि तभी उसका ध्यान सीढ़ियों के पास खड़ी अनामिका पर जाता है, जिसके पूरे शरीर पर जहां चोटों के निशान वहां पट्टी बंधी हुई थी। वही उसे ऐसे खड़े देख नितिन तुरंत बोलता है, छूट के रूप में आता हूँ। वही उसकी आवाज़ से सबका ध्यान पहले नितिन पर जाता है, फिर वहां जहां वो देख रहा था। वही आदित्य भी दक्ष को उन्हीं जगह बैठाकर खड़ा हो जाता है और नितिन और आदित्य दोनों भागकर अनामिका के पास जाते हैं और एक एक साइड से पकड़ लेते हैं। वही आदित्य उसे डांटते हुए बोलता है, डॉल ये क्या है, अगर तुम्हें होश आ गया था तो तुम आवाज भी दे सकती थी ना, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वही नितिन भी आदित्य की बातों में हाँ मिलाते हुए बोलता है, छुटकी भाई सही बोल रहे हैं, तू अभी बहुत कमजोर है, अभी तुझे आराम की जरूरत है। वही दोनों अनामिका को लेकर वापस से कमरे में लेकर जाते हैं। वही उसके पीछे बाकी सब भी अनामिका के कमरे में चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे वही आदित्य और नितिन अनामिका को उसके कमरे में लाकर बेड पर बिठा देते हैं। वही आदित्य अपना फोन निकल कर करण को कॉल करके डॉक्टर वो घर लाने को बोल देता है। वही कॉल कट कर देता है। वही दक्ष जो कि स्वाति जी की गोद में था, वो उनकी गोद से उतरकर बेड पर चढ़ने की कोशिश करता है। बेड भी ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन ज्यादा छोटा होने की वजह से दक्ष को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी।
वही जैसे तैसे करके वो बेड पर चढ़ जाता है और अनामिका के पास जाकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को हाथ में लेकर बोलता है, एंजल अब तो क्या हुआ और चोट अब तो तैसे लगी। वही अनामिका ये देख बस धीरे से मुस्कुरा देती है और आराम से बोलती है, नहीं बेबी बस अब की एंजल गिर गई थी और उन्हें चोट लग गई, बट डोंट वरी अब की एंजल जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वही ईवा और श्लोक तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा है। वही श्लोक की नज़र तो अनामिका से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि अभी भी अनामिका किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। वही आदित्य अनामिका से पूछता है, डॉल तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या, बताओ। ये बोल वो उसे चेक कफन लगता है। वही आदित्य को किसी की इतनी केयर करते देख सब हैरान थे, क्योंकि आदित्य को किसी से मतलब नहीं होता था, लेकिन आज आदित्य अपने करैक्टर से अलग बिहेव कर रहा था। तभी वहां करण डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर सबको बाहर जाने को बोलते हैं। वही सबके जाने के बाद डॉक्टर अनामिका को चेक करते हैं। वही सभी बाहर टेंशन में घूम रहे थे। भले ही सबने देखा था कि अनामिका ठीक है, लेकिन फिर भी सबको टेंशन हो रही थी। वही श्लोक से रहा ही नहीं जाता है, इसलिए वो पूछ ही लेता है, आदित्य ये है कौन और यहाँ क्या कर रही है। वही आदित्य अभी कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आते हैं, तो सब उनसे एक एक करके सवाल पूछने लगते हैं। वही डॉक्टर सबको शांत करते हुए बोलते हैं, देखिए उनकी कंडीशन अब ठीक है और प्रॉपर रेस्ट लेने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बस प्रॉपर डाइट और टाइम पर मेडिसिन लेनी होगी उन्हें। वही घर वाले उनकी बात सुनकर शांत होते हैं और सब अनामिका को देखने चले जाते हैं। वही डॉक्टर जब आदित्य को जाते देखते हैं तो वो उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, मिस्टर सिन्हा मुझे आपसे पेशेंट से रिलेटेड एक ज़रूरी बात करनी है। क्या कुछ सीरियस है अनामिका के साथ जिस वजह से डॉक्टर ने आदित्य को रोका है? क्या हुआ है अनामिका को वो तो कल ही पता चलेगा। वही डॉक्टर सबको शांत करते हुए बोलते हैं, देखिए उनकी कंडीशन अब ठीक है और प्रॉपर रेस्ट लेने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बस प्रॉपर डाइट और टाइम पर मेडिसिन लेनी होगी उन्हें। वही घर वाले उनकी बात सुनकर शांत होते हैं और सब अनामिका को देखने चले जाते हैं। वही डॉक्टर जब आदित्य को जाते देखते हैं तो वो उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, मिस्टर सिन्हा मुझे आपसे पेशेंट से रिलेटेड एक ज़रूरी बात करनी है। अब आगे। वही आदित्य और डॉक्टर स्टडी रूम में थे। आदित्य का चेहरा कठोर था। वही डॉक्टर अपनी बात शुरू करते हुए बोलते हैं, सर आज सुबह ही मैम की रिपोर्ट्स आई है। हमने जब उन्हें स्टडी किया तो हमें पता चला था कि उन्हें बचपन से ही जहर दे रहा था और अभी भी उनके अंदर जहर है, इसलिए हमें उन्हें ट्रीट करना होगा। और एक बात, उनका मेंटल स्टेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, शायद बचपन से ही उन्हें मेंटली बहुत टॉर्चर किया गया है। वो डिप्रेशन में है, लेकिन अभी उनकी ज़्यादा सीरियस नहीं हुई है। हम अभी उन्हें बचा सकते हैं, बस उनके आसपास बहुत अच्छा माहौल बनाना होगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम उन पर ज़्यादा असर कर रही है। वही जैसे जैसे आदित्य की डॉक्टर की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसका चेहरा काला पड़ रहा था। उसे सहगल परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे कोई इतना गिर सकता है अपने ही परिवार की बेटी की ऐसी हालत। वही डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद आदित्य बस उनसे एक ही सवाल पूछता है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं। वही डॉक्टर समझ गए थे कि आदित्य किसकी बात कर रहा है। वो बोलता है, जी हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट में उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वही उनकी बात सुनकर आदित्य बोलता है, ठीक है डॉक्टर आप कल से डॉल की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप बता सकते हैं। वही डॉक्टर कुछ सोचकर बोलते हैं, सर मैडम को जो जहर दिया जा रहा था वो बहुत अजीब था, शायद कोई ट्रेडिशनल मेथड का जहर है, पहले हमें उस जहर के बारे में जानना होगा। वही आदित्य बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ आप क्या करते हैं, लेकिन मेरी डॉल ठीक होनी चाहिए। वही डॉक्टर हाँ बोल वहाँ से चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद आदित्य खुद से बोलता है, डॉल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है, और आज से अभी से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वही आदित्य अपने ख्यालों को छोड़कर वापस से अनामिका के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही अनामिका के कमरे में सब बैठे थे और अनामिका से उसकी तबीयत के बारे में ही पूछ रहे थे। वही थोड़ी देर बाद अनामिका जब नॉर्मल होती है तो सबको देखते हुए पूछती है, भाई माँ हम हैं कहाँ और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वही अनामिका की बात सुनकर सबको समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। वही वो सब खो जाते हैं कल रात क्या हुआ था। फ्लैशबैक। वही नितिन और करण अनामिका के घर को देखकर वापस से अपने घर में आते हैं तो देखते हैं कि सब परेशानी से आदित्य के कमरे की तरफ देख रहे थे। वही आदित्य भी बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वही उन दोनों को वहां आते देख नरेश जी तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हैं और उन दोनों के पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ था बेटू के साथ, किसने की उसकी ऐसी हालत, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। वही करण उन्हें शांत करते हुए बोलता है, अंकल वहाँ कोई नहीं था, जब हम वहाँ गए थे तब तक वो लोग वहाँ से भाग गए थे, लेकिन
ये बोलते हुए वो रुक जाता है। वही सब उसे देखने लगते हैं। वही आदित्य जिसका ध्यान उन पर नहीं था लेकिन वो उनकी बात सुन रहा था। वही करण के ऐसे रुकते ही आदित्य को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी बात पूरी करो। वही आदित्य को इतने गुस्से में देखकर सब डर जाते हैं, यहाँ तक कि करण भी। फिर वो हिम्मत करके बोलता है, वो अनामिका के घर का हाल ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ लड़ाई हुई है। वहाँ का पूरा सामान टूटा हुआ है और दीवालों में भी खून लगा हुआ है। वही किसी को समझ नहीं आता है कि कौन हो सकता है जिसकी अनामिका के साथ इतनी दुश्मनी हो सकती है। वही अब सबको अनामिका की बहुत चिंता हो रही थी। वही ये सुन कांति दादी बोलती है, हमें आरू की चिंता हो रही है। अगर कोई ऐसे ही उसके घर में घुसकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है तो वो आगे भी ऐसा कर सकता है। इस बार तो आदि था लेकिन अगली बार क्या होगा। हम आरू को ऐसे ही अकेले रहने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। वही स्वाति जी बोलती है, हम आप सही बोल रहे हो। अब से आरू को हम हमारे साथ ही रखेंगे वरना अकेले में कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। वही अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सबके कानों में आदित्य की आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, डॉल और आप सब से मेरे साथ सिन्हा मेंशन में रहेंगे। वही अभी वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही स्वाति जी उसे रोकते हुए बोलती है, तुम्हें हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम ही काफी है हमारी आरू की रक्षा करने के लिए। वही आदित्य उन्हें समझते हुए बोलता है, माँ मैं जानता हूँ आप मुझसे गुस्सा हो लेकिन ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। भले ही आप डॉल को अपने साथ रख लो लेकिन अगर कोई गुंडे लेकर घर आ गया तो आप बचा पाएगी और क्या आप खुद को बचा पाएगी उन सब से। वही स्वाति जी बोलती बंद हो जाती है आदित्य की बात सुनकर, क्योंकि आदित्य कह तो सही ही रहा था। वही नरेश जी को भी आदित्य की बात सही लगती है इसलिए वो भी आदित्य की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, हमें आदित्य की बातें सही लग रही है। हम हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने दे सकते हैं। वही आदित्य करण से बोलता है, डॉल और सबको घर पर शिफ्ट करने के लिए तैयारी शुरू करो। वही ये सुन करण हाँ बोल बॉडीगार्ड को शिफ्ट करने की तैयारी करने को बोलते हैं। फ्लैशबैक एंड वही अनामिका अभी सबकी तरफ अपने जवाब की उम्मीद में देख ही रही थी कि तभी आदित्य वहां आ जाता है। उसने अनामिका के सवाल सुन लिए थे और वो जानता था कि सब समझ नहीं पा रहे होंगे कि कहाँ क्या जाए, इसलिए आदित्य आगे आता है और बोलता है, डॉल उन लोगों को तुम्हारा एड्रेस मिल गया है और अब वो तुम पर अटैक करने के कभी भी वहां आ सकते हैं। इसलिए हमने सोच कि अब से तुम हम सब के साथ सिन्हा मेंशन में ही रहोगी। वही अनामिका को समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करे लेकिन वो किसी और के यहाँ नहीं रह सकती है इसलिए वो आदित्य को मना करते हुए बोलती है, देखिए मिस्टर सिन्हा आपने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक्स लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मुझे वापस से अपने अपार्टमेंट जाना है। वही स्वाति जी अनामिका को समझते हुए बोलती है, बेटा लेकिन वहाँ रहना ठीक नहीं है। वहाँ आप पर हमला भी हो सकता है और हम अब आपके साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। वही अनामिका उन्हें रोकते हुए बोलती है, माँ मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मुझे फोर्स मत करिए। वही सबको समझ नहीं आता है कि अब अनामिका को वो लोग कैसे मनाए, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अनामिका बहुत जिद्दी है और उसके लिए अपना स्वाभिमान बहुत है और वो ऐसे ही किसी के यहाँ नहीं रह सकती है। वही नितिन अनामिका के पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाता है और बोलता है, आरू मैं अपनी एक बहन को खो चुका हूँ लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मेरे लिए यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें वापस से वैसे नहीं देख सकता हूँ। कल जब मैंने तुम्हें वैसे देखा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे दिल को निकल दिया है। आरू मैं तुझे नहीं खो सकता हूँ। वही ये सब बोल नितिन की आंखें नम हो जाती है। वही अनामिका भी अपनी नम आंखों से नितिन को देख रही थी। वो जानती थी कि उसके लिए नितिन क्या कुछ नहीं करा था पिछली जिंदगी में। ये सब याद करके उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नितिन के आंसू साफ करते हुए बोलती है, भाई आप प्लीज रो मत, ठीक है मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। वही जब सब ये सुनते हैं कि अनामिका यहाँ रुकने के लिए तैयार है तो वो सब खुश हो जाते हैं लेकिन शर्त वाली बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वही अनामिका सबके एक्सप्रेशन देख समझ जाती है कि वो सब क्या सोच रहे हैं, इसलिए वो गहरी सांस लेकर बोलती है, मैं यहाँ रुकने के लिए लेकिन मैं यहाँ रुकने का रेंट पे करूँगी। वही ये सुन आदित्य एक मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ का रेंट पे कर पाओगी। वही अनामिका आदित्य की बात समझ रही थी, ये एक मेंशन है इसलिए वो बोलती है, मुझे पता है मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं आपका महल देखने की भी हिम्मत कर सकूँ लेकिन मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना दे सकती हूँ। वही आदित्य ये बात ज्यादा ना बढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा अब तुम्हें आराम करना चाहिए, कल से डॉक्टर तुम्हें ट्रीट करेंगे क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। वही अनामिका मना करना चाहती थी क्योंकि उसे किसी का एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य उससे बोलता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी तुम्हें दवाई भी खानी है इसलिए हम बाद में भी आराम से बातें कर सकते हैं और तुम मुझसे अपनी सारी शिकायत और सवाल कर सकती हो।
वही अनामिका कुछ नहीं बोल पाए। वही आदित्य सबको वहां से जाने को बोल देता है और एक सर्वेंट को खाना लाने को बोल देता है। वही थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। वही खाने में खिचड़ी थी, लेकिन अनामिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अकेले रहने की वजह से उसे ये सब खाने की आदत थी। उसे बनाने में आलस आता था। वही आदित्य देख रहा था कि जहां अनामिका को बाकी लड़कियों की तरह अपने शौक पूरे करने चाहिए थे, खुद की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए था, अपने पसंद की चीज़ खानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो वो शौक से वो एक प्लेन खिचड़ी खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक बंगले के ऊपर प्राइवेट जेट लैंड करता है और उससे 4 लोग निकलते हैं। उन्होंने खुद को पूरी तरफ से कवर किया था और उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड उन्हें कवर कर रहे थे। वहीं वो लोग तुरंत वहां से लिफ्ट लेकर बंगले के बेसमेंट में आ जाते हैं। वहीं उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड ने उन्हें पूरी तरफ से कवर किया था। वही थोड़ी देर बाद वो लोग एक गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो गेट खुलता है तो वहाँ एक कमरा जैसा दिखता है जहाँ रेड लाइट जल रही थी। वो लोग उस कमरे में चले जाते हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड भी। वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में तहलका मचा हुआ था और हर जगह सहगल परिवार के बारे में बात हो रही थी। आज तक जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सहगल परिवार के बारे में बात भी कर सके, लेकिन आज सब सहगल परिवार पर उंगली उठा रहे थे। वही सहगल परिवार के मेंशन के बाहर उनके गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम हुआ था। वहां बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए थे और बहुत सारे आम इंसान भी थे जो सहगल परिवार से जवाब मांग रहे थे, लेकिन अभी तक सहगल मेंशन से बाहर कोई नहीं आया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी सुरेश सहगल के असिस्टेंट ने करी थी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी टाइम था, लेकिन सब बहुत जल्दी ही आ गए थे क्योंकि वो लोग कोई न्यूज़ मिस नहीं करना चाहते थे। वही सहगल फैमिली के अंदर अलग ही तमाशा चल रहा था। रानी जी ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को सर पर उठा लिया था और जो उनके हाथ में आ रहा था वो वही फेंक रही थी। वो रानी जी लग ही नहीं रही थी। वही सुरेश जी बिना किसी एक्सप्रेशन के सोफे पर बैठे थे, जैसे उनके आसपास क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है। वही रानी जी जब देखती है कि वहाँ कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, ना ही मान रहा है, तो वो वापस से सुरेश जी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोलती है, देखिए एक बार और सोच लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही सुरेश जी उनका हाथ झटक देते हैं और एक बार टाइम को देखते हैं और अपनी जगह से खड़े होती है और बिना किसी की तरफ देखे अपने असिस्टेंट से बोलते हैं, चलो हमें ये करना ही होगा, हम हमारे परिवार के नाम पर कोई कीचड़ नहीं उछलने देंगे। वही ये बोल वो बाहर चले जाते हैं और रानी जी को सब अपने हाथ से फिसलता हुआ महसूस होता है। वही ये सब देखकर किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस चाची के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी, जैसे इन सब से वो बहुत खुश थी। वही दूसरी तरफ जहां वो 4 लोग उस कमरे में बैठे थे और उनके सामने उन गुंडों को पीटा जा रहा था। पीटना भी छोटा शब्द होगा, वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। ये लोग वही थे जिसने अनामिका पर हमला किया था और उन्होंने सब बता दिया था उन्हें ये काम किसने दिया था, और वो चारों लोग जानते भी थे कि इसके पीछे कौन है। वो लोग अभी उसे टॉर्चर होते देख ही रहे थे कि तभी वहां बैठे एक इंसान का फोन बजने लगता है। जब वो फोन रिसीव करता है तो सामने वाली की बात सुनकर वो इंसान वहां बैठे बीच वाली चेयर वाले इंसान से बोलता है, मानस भाई, सहगल परिवार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अभी क्या होने वाला है आगे और क्या हुआ है सहगल फैमिली के साथ और क्यों कर रही है रानी जी ऐसी हरकत और कैसे अनामिका करेगी पैसों का इंतजाम रेंट देने के लिए। आगे सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका क्रेडिट ऑथर को जाता है।